फॉरेस्ट, जंगल, वन। हम जब भी किसी जंगल या फॉरेस्ट को देखते हैं तो हम यह तो समझते हैं कि मनुष्य को इन जंगलों से, इन पेड़ पौधों से बहुत लाभ है। लेकिन उसके बाद भी हम उसको महसूस नहीं करते हैं। महसूस करने का मतलब कि वह किस हद तक हमें लाभ पहुंचा सकता है, किस हद तक वो हमारे लिए कॉमर्शियल वैल्यू भी रखता है, और किस तरह इन जंगलों का उद्योग में बहुत बड़ा रोल था, किस तरह इन जंगलों ने विकास की एक बहुत बड़ी नींव रखी है। हम उस नजरिए से नहीं देखते हैं। दूसरा, इतिहास के छात्र होने के नाते हमको ये लगता है कि यार फॉरेस्ट के बारे में क्या पढ़ना है, इतिहास तो सिर्फ साम्राज्यों के बारे में है, डायनेस्टीज के बारे में है, राजा महाराजाओं के बारे में है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, इतिहास के पढ़ने का दायरा भी बढ़ते जा रहा है। जब आपने MHI 5 पढ़ा तो आपने देखा कि वहां पूरा पूरा हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं इतिहास के दृष्टिकोण से। आप MHI 3 पढ़ते हो, वहां देखते हो पूरा इतिहास लेखन पढ़ रहे हो, अलग अलग मतों को पढ़ते हैं आप। वैसा ही जब आप MHI 8 पढ़ते हैं तो वहां हम पूरा का पूरा इन्वायरमेंट का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसी तरह जब आप MHI 6 पढ़ रहे हो तो उसी प्रकार यहाँ जब फॉरेस्ट पॉलिसी की बात आएगी तो इसमें हमको यह देखना होगा MHI 6 में कि वह फॉरेस्ट पॉलिसी ब्रिटिशर्स के कारण किस तरीके से आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा था, किस तरह भारत की जनजातियों का, ट्राइबल पॉपुलेशन का, जो उन जंगलों की मालिक थी, जो उन जंगलों का ख्याल रखती थी। जनरली एक अनसेट कन्वेंशन होता है कि जो उस एरिया में लोग रहते हैं या फिर जो वहां आसपास उन जंगलों के ख्याल रखते हैं, उन्हीं लोगों का वो जंगल होता है, उन्हीं लोगों का होता है, या कह लीजिए उन्हीं लोगों के सानिध्य में वो जंगल रहता है और कोई उन जंगलों में छेड़छाड़ नहीं करता है। जब अंग्रेज वहां गए तो थोड़ा मोड़ा पेड़ वगैरह काट रहे थे, कंट्री साइड में यूज कर रहे थे, वो तो ठीक था। बाद में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, एक नीति बना दी, एक लॉ बना दिया, कानून बना दिया कि भाई वो जो जंगल है ना, वो उसका मालिकाना हक ही मेरा है। मैं बताऊंगा कौन कहाँ काटेगा, मैं बताऊंगा कि उसको यूज कैसे करना है, मैं बताऊंगा कि उन जंगलों का क्या होगा। तो इससे क्या हुआ कि जो लोकल लोग हैं उनके बीच में और जो अंग्रेज हैं उनके बीच में, या फिर कह लीजिए जो लोग भी उस रिसोर्सेस को वहां से निकाल कर दूसरे कामों के लिए ले जा रहे थे, उनके बीच में एक तरह का फ्रिक्शन पैदा हो गया। एक तरह से छोटा मोटा कह लीजिए ट्राइबल रिवॉल्ट्स होने लगे। और अंग्रेजों ने यह सब कुछ किया कानून बना बना के। तो हम उन दो चार कानूनों को भी देखेंगे, कौन कौन से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट थे जो अंग्रेजों ने पास करके इस चीज को एकदम जो है क्रियान्वित किया, और एकदम सिस्टमेटिक ढंग से जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो शोषण है, उसको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सरकारी ढांचा या सांचा बनाया जिसके तहत वह उसका शोषण कर सकें लगातार। ओके, तो ये ब्लॉक 8 में यूनिट 28 है, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड क्रिमिनल ट्राइब्स, औपनिवेशिक वन नीतियां और आपराधिक जनजातियां। अब आप डेली बाइट्स की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप लेने के लिए DBMHI लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट करना होगा। मेंबरशिप क्या है, मेंबरशिप की क्या टर्म्स कंडीशन है, एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर देखें। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। अगर आप डेली बाइट्स पर न्यू हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उस प्लेलिस्ट में आपको ये MHI हिस्ट्री इग्नू वाला एक प्लेलिस्ट दिखेगा। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी MA हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। इन्हीं वीडियो लेक्चर्स में एक MHI 5 का पुराना वीडियो लेक्चर है जहां पर मैंने यह समझा रखा है कि फॉरेस्ट इकोनॉमीज इन कॉलोनियल इंडिया। आप इसको भी देख लीजिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो मुद्दे पर आते हैं। देखिए हुआ क्या, अंग्रेज जो है शुरुआत में जब भी ट्राइबल कम्युनिटी को देखते थे या जनजातियों को देखते थे तो उनको क्या नहीं पसंद आता था। अंग्रेजों के आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम चीजों को देखें तो अंग्रेजों को ये अच्छा नहीं लगता था कि यार ये ट्राइबल कम्युनिटी वाले, जो जनजाति वाले हैं, आज यहाँ रह रहे हैं, ये यहाँ पर रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर ये कुछ दिन बाद आपको देश के दूसरे एरिया में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेस्टोरल थे, पशुचारण, और अपना एक एरिया में रहा, वहां जंगल का सदुपयोग किया, रिसोर्सेज को यूज किया, अपने चरवाहे होते थे, अपने जानवरों को यहाँ से वहां घुमाते थे और साथ साथ अपने जानवरों के साथ भी यह मूव करते रहते थे यहाँ से दूसरे जगह पर।
लेकिन इसमें अंग्रेजों को क्या हो रहा था ना, इससे उनको आर्थिक नुकसान हो रहा था, या कह लीजिए आर्थिक नुकसान नहीं मैं कहूंगा, वह एक तरह का आर्थिक लाभ पा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये जो जनजाति थी, ये ट्राइबल कम्युनिटी थी, अगर यह एक जगह रुक कर जंगलों को सिर्फ काटने के बाद जो है उन जंगलों को प्लेन लैंड करके उस पर खेती करे, तो अगर वह खेती करते हैं इस पर, तो अंग्रेज इनसे बहुत आसानी से टैक्स ले पाते हैं। और अंग्रेजों को भी बहुत एक रिकॉर्ड रहता कि वह किस एरिया में काम कर रहे हैं, किस तरह का वहाँ जंगल है। तो वह चाहते थे कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जनजातियां हैं, ये सेटल्ड एग्रीकल्चर वाला काम करें। सेटल्ड एग्रीकल्चर का मतलब एक फिक्स जगह पर रहें, गांव के थोड़े बाहर पर उनका खेत हो, वहां पर खेती करें वह, और वह उस खेत से अपना जीवन चलाएं, और बाकी का जो भी सरकार का टैक्स वगैरह हो उस खेत से सरकार को टैक्स दें। जो कि कोई भी जनजाति रहता था, ट्राइबल कम्युनिटी था जो जंगल में रहते थे, तो वह सरकार के इन नियम कायदों से मुक्त रहते थे, उन पे यह सब लागू नहीं होता था, या फिर वह उसको फॉलो नहीं करते थे। और आप ये चीज भी मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में कि अंग्रेज यह चीज सुनिश्चित करने के लिए क्या करते थे, वह जो लोकल ट्राइबल ग्रुप्स होते थे ना, उन ट्राइबल ग्रुप के भी एक लीडर होते थे। तो इन्होंने कई बार क्या किया, इन ट्राइबल ग्रुप के लीडर्स को राजा घोषित कर दिया कि चलो भाई आज से तुम राजा हो, मौज करो। तो अब होता क्या था कि जो ट्राइबल लीडर होता था इसकी महत्ता बढ़ जाती थी, तो एक तरह से ना इसको अपने ग्रुप में से तोड़ लिया इन्होंने। तोड़ लेने से होता क्या था कि जो लीडर्स जो है अपने लोगों से, जो लोकल लीडर होते थे, जो भी लोकल ट्राइबल लीडर होते थे, वो अपने लोगों से काम करवाते थे, या मतलब जो है उनको कन्विंस कर लेते थे। जैसे कि मान लीजिए जो भील ट्राइब था, उसका जो चीफ था, इसको इन्होंने राजा का दर्जा दे दिया। अब राजा का दर्जा दे दिया, तो अब अंग्रेजों को जब भी टैक्स वसूलना होता था, टैक्स लेना होता था, तो वह सिर्फ सीधा अपने इस जो है भील ट्राइब का जो लीडर है, ये जो राजा है, इससे कांटेक्ट करते थे और अपना टैक्स वगैरह ले लिया। और इन्होंने क्या कर रखा था कि जैसे मान लीजिए पहले वो ट्राइबल कम्युनिटी थी, वो एक भी रुपया नहीं देती थी। अब उस ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर को इन्होंने राजा मान लिया। वो राजा क्या करता था, एक फिक्स ट्रिब्यूट उनको मान लो 6 महीने साल भर पर दे देता था। उसके बाद उन्होंने साथ साथ यह कर दिया कि भील कॉप्स, मतलब उसी में क्या किया ना, एक पुलिस टाइप का बना दिया कुछ लोगों को। उसी जनजाति में इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को निकाला और कहा आज से तुम पुलिस हो और तुम राजा के अंदर काम करोगे। उनको एक फिक्स्ड सैलरी टाइप का दे दिया, ताकि वहां के लोकल लोग ही अपने लोकल लोगों की जब पुलिसिंग करेंगे, अपने लोकल लोगों पर कानून थोपेंगे या मनवाएंगे, तो लोग मानेंगे और वह उस चीज को समझेंगे कि आम आदमी से कैसे मनवाना है। फॉर एग्जाम्पल एक अंग्रेज आदमी है, ठीक है, आप जरा देखिए वो किसी जंगल में जाए, लोगों से कहे तो लोग कुछ मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन वही अंग्रेज क्या करे, वहां के लोकल लोगों को क्या करे, पुलिस में हायर कर ले। ऑफिसर अंग्रेजी है, जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पुलिस ऑफिसर हैं, वह जंगल का आम आदमी है, तो उसको कैसे कन्विंस करना है यह ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा। अब सवाल उठता है कि अंग्रेज जो है जंगलों को लेकर इतना आतुर क्यों थे, इतना क्यों जंगलों के पीछे पड़े हुए थे। देखिए उस समय रेलवेज का विकास हो रहा था बहुत तेजी से। तो रेलवे के लिए जो रेलवे के पटरियों के बीच में जो स्लीपर्स होते थे वो लकड़ी का लगता था, और रेल में लकड़ी का काम बहुत ज्यादा है और था। तो रेलवे के लिए पूरी की पूरी जंगलों को साफ कर दिया जाता था रेल के निर्माण के लिए। उसी तरह शिप बिल्डिंग, अंग्रेज जो है समुद्री यात्रा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, सी रूट का बहुत इस्तेमाल करते थे, तो बहुत ज्यादा शिप्स की जरूरत होती थी, सी रूट्स की जरूरत होती थी। तो शिप के निर्माण में फिर मिलिट्री की भी जरूरत होती थी लकड़ियों की। तो जंगलों को वो काट नहीं रहे थे, पूरा एकदम मैसिव एक्सप्लॉयटेशन, पूरे एरिया में साफ कर दो एकदम, कुछ पेड़ ही ना बचे। तो कुछ इस तरह की परिस्थिति आ गई थी। तो है क्या कि शोषण भी कई प्रकार का होता है। इस प्रकार के शोषण में लोकल लोग जो है एकदम वॉर मोड में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे ना कि 1835 1850 के बाद 1925 तक आप देखेंगे भारत की आजादी में ट्राइबल मूवमेंट्स का भी बहुत ज्यादा रोल है। जनजातियों का जो आंदोलन था उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो वो जनजातियों का आंदोलन क्यों हो रहा था, ये सब जंगल वगैरह के शोषण के कारण ही हो रहा था। यहाँ हिंदी के छात्रों को मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, तो ये मेरे गलती से नहीं है। ये इग्नू ने जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया है, वह पूरा रिसोर्स मटेरियल ही इन्होंने MHI 6 का एकदम ब्लर ब्लर सा है। तो जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है उठाना पड़े, और वो मेरी गलती से नहीं है, यूनिवर्सिटी ने बुक ही ऐसा प्रोवाइड कर रखा है। ओके, तो अब हम देखेंगे अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति भारत के जंगलों को लेकर। औपनिवेशिक वन नीति, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी, थोड़ा उसको हम डिटेल में समझते हैं। यह 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था। 19th सेंचुरी का मतलब हो गया 1801 से लेके 1899 तक आप कह लो। तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई हुई थी, दुनिया के रास्ते खुल गए थे।
अब दुनिया का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ गया था, समुद्री मार्ग खुल गए थे, शिप बिल्डिंग्स बढ़ गई थी, पोतों का निर्माण बहुत तेजी से बढ़ गया था, रेलवे का निर्माण बहुत बढ़ गया था, माल भाड़ों को यहां से वहां तक ढो के ले जाने के लिए। और उसी प्रकार जो होता है ना, जब लोगों का आर्थिक विकास होता है तो उनकी निजी डिमांड्स, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस हर काम में बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल यूरोप में टी और कॉफी का बहुत ज्यादा डिमांड था। तो आसाम में जो आज आप चाय के बागान देखते हैं, आसाम में आप जो कुछ भी चाय की खेती देखते हैं, उसका पूरा का पूरा विकास अंग्रेजों ने किया था। वहां पर पहले चाय की खेती नहीं होती थी, वहां पर लोकल लोग पेड़ लगे हुए थे, वो उसका इस्तेमाल करते थे। वहां पर दूसरे कामों के लिए अलग अलग तरह की कुछ और खेतियां होती थी। अंग्रेजों ने देखा कि वहां की जो मिट्टी है वो सीढ़ी नुमा फॉर्म में है, तो उन्होंने वहां पर चाय के बागान जो है लगा दिए ताकि वहां पर चाय की खेती हो पाए। उसी तरह आप देखेंगे साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट्स जो है, वेस्टर्न घाट से मेरा मतलब है ये वाला एरिया। तो होता क्या है कि कॉफी की खेती करने के लिए जो है ना, मिट्टी जो है स्लोप वाली होनी चाहिए, स्लोपिंग मिट्टी होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। कॉफी कॉफी की खेती में यह बात ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो अंग्रेजों ने इस पूरे वेस्टर्न घाट में जो भी पेड़ पौधे और खेती के दूसरे सामान थे उनको हटवा दिया और कॉफी प्लांटेशन को प्रमोट करने लगे। तो इन प्रमोशन से क्या हो रहा था कि अंग्रेजों की जो आर्थिक जरूरतें थी वह तो पूरा हो रही थी, लेकिन जो आम आदमी, जो ट्राइबल लोग थे, जो लोकल लोग थे, क्योंकि वह उन जंगलों पर अपने जीने खाने के लिए निर्भर थे। और जब कोई टी प्लांटेशन करता है, कॉफी प्लांटेशन करता है, ऐसे पेड़ पौधों को लगाता है जिससे, जो कि अनाज नहीं है, मतलब खाने पीने के काम में उसको हम यूज नहीं करते हैं डायरेक्ट, जैसे ये तो शौक की चीजें हो गई ना चाय कॉफी, तो उसी तरह जो है, जो कॉमन ट्राइबल आदमी था उसका जो जीवन था पूरा अस्त व्यस्त हो गया, एकदम वह परेशान सा हो गया। कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी से सबसे बड़ा नुकसान तो लोकल लोगों को ही हो रहा था। उसके बाद जो रॉयल नेवी थी, अंग्रेजों की जो नेवी थी, उसका जो है समुद्र में लकड़ियों का बहुत ज्यादा डिमांड था, मिलिट्री पर्पस के लिए बहुत ज्यादा डिमांड था। इनफैक्ट रेलवेज में जो है जो शुरुआती दिनों में फ्यूल यूज किया जाता था, जो रेलवेज की जो ईंधन था वो लकड़ियों को जला के यूज किया जाता था, कोयले का यूज किया जाता था। तो वहां पर रेलवे में लकड़ियों का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उसके कारण भी जंगलों को काटा जा रहा था। और जो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है इन सब चीजों के कारण डिस्टर्ब हो रही थी। ये कि मैंने स्टैटिस्टिक्स है ये अटैच कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं, रेलवेज के रिगार्डिंग है। ओके, तो सवाल उठता है कि अंग्रेजों ने इन सब चीजों को किया कैसे। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि वो आए और उन्होंने कहा भाई हट जाओ, कल कल से ये जंगल मेरा है। उन्होंने ऐसा कुछ तो किया नहीं। इस चीज को उन्होंने चरणबद्ध तरीके से किया। अब वो चरणबद्ध तरीके क्या हैं? पहले वो एक कानून लेके आए, उस कानून के बाद उन्होंने कहा कि यह चीज जो है आज से इस फॉरेस्ट में आप ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ नहीं, एक सिर्फ ये काम नहीं कर सकते। अगले दिन से 10 साल बाद आए, उन्होंने कहा आप ये भी नहीं कर सकते हो। 10 साल बाद फिर आए, उन्होंने कहा अब आप ये नहीं कर सकते हो, मेरा यहाँ पर एक ऑफिसर रहेगा जो आप लोगों को देखेगा कि जंगल के रिसोर्सेज को आप किस तरह यूज कर रहे हो। अब बाद में ये 1878 में आए, एक टाइम के बाद आए, उन्होंने कहा ऐसा है यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ सीधा और सीधा मैं बताऊंगा क्या करूंगा, क्या करना है, और यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के फॉरेस्ट के चीजों को हमको कैसे यूज करना है। तो इन सभी चीजों को अंग्रेजों ने किया एक कानून के माध्यम से। वह अलग अलग तरह का फॉरेस्ट एक्ट लाए। इंडिया में सबसे पहला एक फॉरेस्ट एक्ट आया, उसमें कुछ थोड़े बदलाव किए गए, उसमें थोड़े नियम कायदे लाए गए कि जनजातियों पर यह नियम कायदा लागू होगा और आप ये काम जंगल में कर सकते हैं। उसके बाद अंत में 1878 में उन्होंने 1878 में उन्होंने एक ऐसा एक्ट लाया जिसके बाद उन्होंने सब कुछ प्रतिबंधित कर दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ हम बताएंगे आप क्या करना है। तो जो लोकल लोग हैं, जो जनजातियां थी, जो फॉरेस्ट को अपना घर, अपना जीवन सब कुछ मानती थी, जंगल पर जीविकोपार्जन के लिए निर्भीक थी, उनका जीवन पूर्ण रूप से खंडित हो गया और उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो अब देखिए क्या है कि 1865 में जब ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला एक्ट लाया तो उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा कानून नहीं थोपा। उन्होंने बस यह कहा कि जो जंगलों की मालिक है वो सरकार है, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो जंगलों में जाकर चीजों को यूज कर सकते हैं। 1878 में 1878 में जो कानून आया तो उसके बाद से उन्होंने कहा कि अब सब कुछ मेरा है। हुआ क्या था कि जो अंग्रेजी जो जरूरतें थी उसमें सभी पेड़ों की आवश्यकता नहीं थी। सागवान का पेड़ हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, साखू का लकड़ी हो गया, इन लकड़ियों की ज्यादा डिमांड थी। लेकिन है क्या कि आम आदमी के जीवन में सागवान, साल, शीशम, साखू, इनकी लकड़ियों की जरूरत थोड़ी ना है। लेकिन ये करते क्या थे, यह कहते थे कि उन जंगलों को हटाओ और जो जो पेड़ और पौधा हम बता रहे हैं वो आपको लगाना है।
और उस एरिया में वो जाते थे तो पूरे के पूरे मतलब जंगल को ही साफ कर देते थे, और जंगलों में यह सब प्रमुख कुछ लकड़ियां थी, और इन जंगलों को साफ करने के बाद उसको रेलवे में और शिप बिल्डिंग और आर्मी के अलग अलग कामों में यूज करते थे। इनफैक्ट हद तो तब हो गई जब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 वाला आया, तो इसमें इन्होंने क्या किया, जंगलों को तीन तरह में क्लासिफाई कर दिया: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। और यह चीज आप आज भी देखते हैं, यह अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है। भारत में बहुत से ऐसे जंगल हैं जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, जहां से एक पत्ता भी आप जाके नहीं उठा सकते हैं। तो वह नियम किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। आज आप सड़क पर जाते हैं तो आप जगह जगह देखा करिए, रेलवे का करोड़ों का प्रोजेक्ट है, लेकिन बीच में सिर्फ एक पेड़ आ गया है, तो उस पेड़ को रेलवे वाले नहीं काट सकते हैं बिना फॉरेस्ट विभाग के परमिशन के कारण। और देखेंगे कि सिर्फ एक पेड़ के लिए करोड़ों का प्रोजेक्ट फंसा हुआ है। ऐसे ही आप हाईवे के निर्माण में देख लीजिए, ऐसे ही आप कोई भी फैक्ट्री खड़ा करते हैं, आप हर जगह आप यह चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि फॉरेस्ट विभाग का आपको क्लियरेंस चाहिए होता है। तो सोचिए, आज देश की आजादी के बाद सरकार एक ही व्यक्ति की है और उसमें अलग अलग मंत्री हैं, उनको आपस में सामंजस्य बैठाने में और फॉरेस्ट विभाग का परमिशन लेने में इतना तामझाम होता है, तो उस समय किस तरह नियम रहा होगा। और एक लोकल आदमी वो जंगल में रोज जा रहा है, वो रोज समझ रहा है कि सब कुछ मेरा है, मुझे जो चाहिए मैं यूज कर सकता हूं। अंग्रेज कल से कह रहे हैं भाई ये रिजर्व फॉरेस्ट है, इसमें से तुम एक पत्ता भी नहीं छू सकते हो, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इसमें तुम ये कर सकते हो, ये विलेज फॉरेस्ट है, इसमें आप जो है मतलब लकड़ियां ला सकते हैं या थोड़ी बहुत जो है छेड़छाड़ कर सकते हैं। और जंगलों का भी अंग्रेजों ने क्लासिफिकेशन कर दिया कि कौन सा जो है पेड़ या कौन सा जंगल सुपीरियर है, कौन सी लकड़ी इंफीरियर है, तो किसको किस तरह क्या लगाना है, कहां पर जंगल हटा के क्या उगाया जाएगा, इन चीजों का उन्होंने प्रमोशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने यहां तक देखा कि इन जंगलों का रेजिन के काम में टर्पेंटाइन, इसेंशियल ऑयल, कोई भी और तेल का काम है, कोई और कॉमर्शियल वैल्यू है, तो इन सभी चीजों की डिमांड और नीड्स बढ़ गए। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने यह जो फॉरेस्ट एक्ट लाया, उसका जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है, जो वहां पर लोकल जनजातियां थी, उन जनजातियों को यह किस तरह प्रभाव डाल रहा था। देखिए, यहां पर पहला लाइन ही लिखा है, द एक्ट एनफोर्स एन अननेचुरल सेपरेशन। अननेचुरल सेपरेशन का मतलब कि एकदम जो फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं था, उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर, खेती, जंगल, इन दोनों का सेपरेशन जो है कुछ इस तरह से कर दिया, इस तरह से कर दिया कि जनजातियों का जीवन बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुआ। और उनका जो बेसिक कस्टमरी राइट था, वो जंगल में रहते थे, उन्होंने जंगल को ख्याल रखा, जंगल को बड़ा किया, वो जंगल में ही अपना जीवन देखते थे। उनका जो कस्टमरी राइट था, जो उनके बेसिक राइट्स थे जंगल को लेके, गांव के लोगों के, जो ट्राइबल जनजाति लोगों के, उसको अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से एबॉलिश कर दिया। और उस समय एक खेती बहुत ही प्रचलित थी, स्थानांतरण की खेती जिसे कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ध्यान रहे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अलग अलग नाम है, इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। और विश्व में शिफ्टिंग कल्टीवेशन हर जगह प्रैक्टिस किया जाता था, इसका बहुत सारे अलग अलग नाम है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अंग्रेजों ने बैन कर दिया। अब देखिए, आज आप पर्यावरण के नियम कायदे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन करना अच्छी बात थी, लेकिन अगर आप उस समय के हिसाब से देखेंगे तो यह एक खेत है या जंगल है। तो ट्राइबल पीपल क्या करते थे, एक एरिया में जाते थे, वहां के जंगल को काटते थे, तो वहां की मिट्टी उपजाऊ होती थी, वहां पर वो कुछ दिन तक अपना खेती वेती करते थे। उसके बाद जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती थी, तो यह एरिया छोड़ के वो दूसरे एरिया में चल जाते थे, फिर उसी काम को वो रिपीट करते थे। तो अंग्रेजों को यह अच्छा नहीं लगता था, उनको लगता था कि यार ये फॉरेस्ट को बहुत नुकसान हो रहा है और वह इसकी कॉमर्शियल वैल्यू उनके लाइफ में नुकसान हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का बैन गलत था, लेकिन किसी भी चीज को आप चरणबद्ध तरीके से करोगे, अगले दिन ही आकर यह नहीं कह दोगे कि कल से ये सारी चीजें अमान्य। और तो और हुआ क्या, जो अंग्रेजी नौकरशाह थे, जो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी थी, वह लोग ट्राइबल लोगों पर अत्याचार भी करते थे। वह जंगलों में जाते थे, अपने लिए शिकार करते थे, वह उनको शिकार करने पर कोई रोक नहीं था। जितने ब्रिटिश सुपीरियर ऑफिशियल्स थे, व्हाइट ऑफिशियल्स थे, जो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी थी, वह जंगलों में जाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, और उन जानवरों का भी शिकार करते थे जो आम आदमी के लिए, जिसको उसको मारना, हंटिंग, पोचिंग ऐसी चीजों का बंद था, उसका शिकार अंग्रेजी ऑफिसर कर सकते थे। तो यह भी दिखाता है कि किस तरह अंग्रेज अपने आप को मानसिक रूप से सुपीरियर समझते थे, और सेम कानून जो भारतीयों पर लागू होता है, उनके ऊपर वह अपने ऊपर नहीं लागू
कर रहे हैं। और इसके कारण क्या हुआ था, जब जनजातियों का जीवन प्रभावित हुआ तो उसमें ना गरीबी बहुत बढ़ गई, मतलब कह लो कि बेगर्स बन गए, अनपेड फ्री लेबर हो गए, मतलब एकदम शरीर लेके बस एक व्यक्ति, एक लेबर खड़ा है, ना इसके पास जंगल का कोई रिसोर्स है, ना जंगल में से ये लकड़ी काट सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। इसको सिर्फ एक बधुआ मजदूर हो गया, एक लेबर के तौर पर आप इसको सिर्फ यूज कर सकते हैं। और इनफैक्ट इन हरकतों के कारण क्या हुआ, जो आम व्यक्ति था, जो आम आदमी था, जो प्लेन लैंड में रह रहा है, जो जंगलों में नहीं रह रहा है, अब हुआ क्या ना, इसको यह समझ में आ गया कि चलो भाई जंगल में भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये आम आदमी क्या करा ना, जंगलों में घुसने लगा, लकड़ी का कारखाना लगाने के लिए, जंगलों के अन्य रिसोर्सेज को अलग अलग कामों के यूज करने के लिए। क्योंकि जो ट्राइबल लोग थे वो थोड़ी ना लकड़ी का कारखाना लगाएंगे, या फिर वो थोड़ी ना लकड़ी काट के देंगे कि लो ये रेलवे के मालगाड़ी पर ला दो और इस लकड़ियों को ले जाओ और जो है ब्रिटिशर्स को यूज करने के लिए दो। तो यहाँ के लोकल लोग जो प्लेन लैंड में रहते थे, जो जंगल में नहीं रहते थे, वो जंगलों में जाने लगे। और होता क्या था, जब ये जंगल में जाते थे ना, तो ये जंगल के मान्यताओं को नहीं मानते थे, ये ट्राइबल कम्युनिटीज के पूजा पाठ की पद्धतियों को नहीं समझते थे, या सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन में बिलीव करते थे और अपना आर्थिक लाभ देखते थे। और ये जाते थे, जंगल को काटा और अंग्रेजों को ले जाके बेच दिया, जंगल में कोई भी रिसोर्स है उसको ले जाके अंग्रेजों को बेच दिया। यह सब वो कर रहे थे अंग्रेजों द्वारा बनाए गए फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कानून से। तो हमको यह समझ में आ रहा है कि किस प्रकार यह जनजातियों पर प्रभाव डाला, और किस तरह कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी, किस तरह औपनिवेशिक वन नीति सिर्फ और सिर्फ भारत के शोषण के लिए ही बनाई गई थी, और उसी दृष्टिकोण से उस वक्त उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। अब आप डेली बाइट्स पर एमए हिस्ट्री के असाइनमेंट्स भी परचेस कर सकते हैं, सेम व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा। और आपको पता होगा, जैसे ही आप एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेते हैं, आप यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप मेरे गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं नेट जेआरएफ में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो लिंक दिया हुआ है, इनको जाकर आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर और डेली बाइट्स के सभी न्यूज एंड अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।